नमस्कार दोस्तों। सरकार चलाना आसान काम नहीं है, तो क्या घर चलाना बहुत आसान काम है? शायद वो भी नहीं। एक घर चलाने में एक व्यक्ति को, जो उस घर का नेतृत्व कर रहा होता है, उसको न जाने कितनी परेशानियों का सामना करना पड़ता है, उसको न जाने कितने समन्वय स्थापित करने होते हैं, उसको न जाने कितनी बार कहाँ कहाँ और कैसे कैसे समझौते करने पड़ते हैं, उसे न जाने न चाहते हुए भी कितनों को खुश करना पड़ता है। तो जब घर चलाना इतना मुश्किल है, तो क्या सरकार चलाना बहुत आसान है? खासकर भारत जैसे विशाल देश में, जहां 30 से अधिक राज्य और यूनियन टेरिटरीज हों, 140 से 150 करोड़ की आबादी हो, सुबह और शाम टाइम जोन बेशक एक हो, लेकिन अरुणाचल प्रदेश और गुजरात में जहां टाइम डिफरेंस 2 घंटे से अधिक का हो, क्या ऐसी जगह में सरकार को चला ले जाना और देश को विश्व के पैमाने पर बनाए रखना, ये पीछे नक्शा लगा हुआ है भारत का, यहां देख सकते हैं कितना बड़ा ये देश है, बहुत आसान काम तो नहीं होगा। और ना ही एक समय में सबको खुश रखा जा सकता है, और कहीं कहीं तो समझौते करने होंगे। जी हाँ, और कई बार खतरा अंदर से भी उतना ही होता है जितना वो खतरा बाहर से होता है। अब आते हैं मुद्दे पर। बात यह है कि साल 2014 से लेकर साल 2024 तक, यानी 2014 से 2019 और 2019 से 2024 तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जिस तरीके से सरकार चलाई, जितनी उन्हें इजाज़त दी थी जनता ने फुल मेजॉरिटी के साथ, क्या 2024 में मेजॉरिटी मार्क यानी 272 अंक से 32 नीचे 240 रह के अपने 2 सहयोगियों के भरोसे, जेडीयू और टीडीपी के भरोसे, वो उतनी ही आसानी से स्मूथली 2024 से 2029 की सरकार भी चला पाएंगे? बहुत सवाल उठ रहे हैं मीडिया में, बहुत सवाल उठ रहे हैं यूट्यूब पे। नहीं चला पाएंगे, जाहिर सी बात है, इसमें कोई सवाल की बात नहीं है, इसमें कोई ऐसी बात नई नहीं है जो कि हमारे यूट्यूब के साथ ही कुछ नई कह रहे हैं। हालांकि वो रोज़ सरकार गिरा रहे हैं, लेकिन बहरहाल तो सरकार चलाना इतना आसान नहीं है। अब जाहिर सी बात है कि जिसके सपोर्ट से सरकार बनी है, उसकी कुछ मांगे भी होंगी। और हमने देखा कि तेलुगु देशम पार्टी, जिसके सबसे ज़्यादा एमपीज़ हैं एनडीए के सहयोगी दलों में, उन्होंने केंद्र में ऐसी कुछ जिम्मेदारी मांगी नहीं। एक मंत्री बन गए, ना उन्होंने स्पीकर के पद पे कुछ बड़ा बखेड़ा खड़ा किया, ना कुछ ज़्यादा मांगा। तो जाहिर सी बात है कि चंद्रबाबू नायडू, जो 1990 के दशक से राजनीति में बड़े ही सक्रिय हैं, वहाँ के मुख्यमंत्री रह चुके हैं, और प्रदेश के बंटवारे के बाद हैदराबाद चूँकि तेलंगाना में चला गया, वो अमरावती को वहाँ राजधानी बनाना चाह रहे थे, और जो कि नहीं हो पाया था। सरकार केंद्र से उतनी मदद नहीं मिल पाई थी, और यही वजह थी कि 2018 में भी वो एनडीए से अलग हो गए थे। इस बार फिर उन्हें मनाया गया। अमित शाह स्वयं गए आंध्र प्रदेश, चंद्रबाबू नायडू से मुलाकात की। चुनाव से पहले न सिर्फ केंद्र के चुनाव के लिए, बल्कि राज्य विधानसभा चुनाव के लिए भी गठबंधन हुआ, और दोनों में हमने देखा कि बहुत ही बेहतरीन प्रदर्शन टीडीपी का रहा, और बीजेपी भी राज्य सरकार में, विधानसभा में अपनी कुछ सीटें वहाँ ले आई। तो जाहिर सी बात है कि एक टेक्नोक्रेट मुख्यमंत्री, टेक्नोक्रेट चंद्रबाबू नायडू वहाँ के लिए तो कुछ मांगेंगे ही। वो बड़ी बात नहीं है कि उन्होंने 15,000 करोड़ का पैकेज मांग लिया, अपने पुराने जितने प्रोजेक्ट्स उनके पेंडिंग पड़े हुए थे, पानी वाला प्रोजेक्ट, कोलावरम प्रोजेक्ट हो या अमरावती का प्रोजेक्ट हो, उसे फिर से जिंदा कर लिया और सरकार उसमें मदद करेगी। इसमें कहीं कोई दो मत नहीं है। प्रधानमंत्री मोदी भी तो यही चाहते हैं कि देश तरक्की करे, देश विकसित हो। तो क्या बिना राज्यों के विकास के देश विकसित हो जाएगा? क्या आंध्र प्रदेश विकास करेगा तो देश का विकास नहीं होगा? क्या महाराष्ट्र विकास करेगा तो देश का विकास नहीं होगा? साथ ही नीतीश कुमार जो मांगेंगे उनको भी देना पड़ेगा।
समस्या वहाँ नहीं है दोस्तों कि नहीं देने पे वो सरकार गिरा देंगे। ये तो वो बहुत खुशी से दे रहे हैं, यहाँ नहीं दें कहीं और दें। देश के 11 राज्य तो अभी है ना स्पेशल स्टेटस वाले राज्य, नॉर्थ ईस्ट के 7 राज्य, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सारे स्पेशल स्टेटस वाले राज्य हैं, ग्रो कर रहे हैं, ग्रोथ कर रहे हैं। तो वाई नॉट आंध्र प्रदेश ग्रो करे, बिहार ग्रो करे, देश की तरक्की होगी। पर कैपिटा इनकम में देखिए बिहार बहुत कम है, उनको आना चाहिए, आंध्र प्रदेश बहुत आगे है। और ख़ास बात है कि देश की जो पर कैपिटा इनकम है उसमें तेलंगाना जैसा छोटा राज्य सबसे आगे है। तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं। बात मुद्दे की ये है कि सरकार चलाने में घर के अंदर ही जो समस्या पैदा हो रही है उससे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कैसे निपटेंगे। राज्यवार देखिए, महाराष्ट्र में बड़ा ही खराब प्रदर्शन हुआ है बीजेपी का, और इस खराब प्रदर्शन के बाद देवेंद्र फडणवीस जो वहां के उप मुख्यमंत्री हैं, उन्हें इस्तीफा अपना देना पड़ा। उन्होंने पेशकश की इस्तीफे की। ये अलग बात है कि उनका इस्तीफा माना नहीं गया, ना नरेंद्र मोदी ने माना, ना अमित शाह ने माना, और वो अपने पद पर कंटिन्यू कर रहे हैं। लेकिन तमाम दूसरे राज्यों में जहां बीजेपी का प्रदर्शन अच्छा नहीं रहा है वहां दबाव बनाने की कोशिश की गई। और अब देखिए महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव होने हैं, लेकिन अभी भी स्थिति साफ नहीं है। वहां का जनमानस, वहां का वोटर तो कंफ्यूज है ही, पॉलिटिकल पार्टीज खुद भी कंफ्यूज हैं। और जनता ने एक चीज तो दिखा दिया है कि असली शिवसेना कौन है और असली एनसीपी कौन है, और इस बात को बीजेपी भी बखूबी समझ रही है। लेकिन वहाँ भी जो इंटरनल बीजेपी की पॉलिटिक्स है और बीजेपी के सहयोगी दलों की जो पॉलिटिक्स है उसमें बहुत कुछ ठीक नहीं है। बीजेपी को, प्रधानमंत्री मोदी को, अमित शाह जो उनके चाणक्य हैं, उनको वहाँ मेहनत करनी पड़ सकती है, संघर्ष करना पड़ सकता है। मेरे को वहाँ से आते हैं दूसरा प्रदेश हरियाणा में 10 साल से मनोहर लाल मुख्यमंत्री थे, अभी हटाए गए थे, नायब सिंह सैनी मुख्यमंत्री बने वहाँ पे, उन्हीं के शिष्य, यंगर जनरेशन। क्या हुआ? 10 सीटों में से 5 सीटें बीजेपी हार गई। 2019 में 10 की 10 सीटें थीं। हरियाणा में भी किसान आंदोलन के बाद स्थिति बीजेपी के लिए बहुत उनके फेवर में नहीं है।